पिछले क्लास में हम लोग एल्गोरिथम हम लोग शुरू किए हैं। उसी में हम लोग एक दो एल्गोरिथम जाने थे भी कि कैसे लिखा जाता है, कैसे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया जाए, इसका प्लानिंग हम लोग एल्गोरिथम में कर रहे हैं। जैसे लैंग्वेज में लिखेंगे वैसे ही हम एल्गोरिथम में भी लिखेंगे, लेकिन अंतर यही है कि एल्गोरिथम में हम सिंपल इंग्लिश वर्ड में लिखते हैं और जब कंप्यूटर माने लैंग्वेज में उसको लिखेंगे तो उस लैंग्वेज के अनुसार, सिंटेक्स के अनुसार उसको लिखने का काम करेंगे। लेकिन बहुत हद तक हम लोग लैंग्वेज में कैसे लिखा जाता है उसी के तहत हम लोग एल्गोरिथम में लिखने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो हम एक होम टास्क में दिए थे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का एल्गोरिथम, एरिया ऑफ सर्किल निकालने का एल्गोरिथम। तो उसमें से हम एरिया ऑफ सर्किल के बारे में कैसे एल्गोरिथम निकाला जाएगा, लिखा जाएगा, इसके बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। और तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक ही काम, ये जो कैलकुलेशन मैनिपुलेशन करने का काम तो कंप्यूटर करता ही है, साथ साथ डिसीजन लेने का भी काम कंप्यूटर कर सकता है। तो कैसे करेगा हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज शुरू कर रहे हैं एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, तो एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जाने कि एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला हमको जानना पड़ेगा। कंप्यूटर नहीं जानता है, कंप्यूटर को बताना पड़ता है। जैसे एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, जिसमें पाई का कांस्टेंट वैल्यू होता है, पाई कांस्टेंट वैल्यू होता है। जैसे हम लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं हम लोग जनरली मैथ में हम लोग पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। तो कंप्यूटर ये नहीं जानता है कि आर किसके लिए यूज हो रहा है, पाई का वैल्यू क्या होता है, ये कंप्यूटर नहीं जानता है। हालांकि एक्सेल में लोग पाई फंक्शन देते हैं तो उसका वैल्यू आ जाता है, तो वो फंक्शन एक्चुअली में कंप्यूटर नहीं बताता है। वो फंक्शन के लिए स्मॉल प्रोग्राम कोडेड होता है एक्सेल में, तभी वो पाई का वैल्यू निकाल करके देता है। हम यहाँ प्रोग्रामिंग कर, वो भी एक प्रोग्रामिंग किया हुआ है। एक्सेल में भी जो फंक्शन होता है वो भी एक प्रोग्रामिंग किया हुआ है। हमको यहाँ प्रोग्रामिंग करना है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है। तो कंप्यूटर कुछ नहीं जानता है, ये मान के चलते हैं हम लोग। ये मान के चले कि कंप्यूटर वो कुछ नहीं जानता है कि एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ, वो कैलकुलेशन करना जानता है, जैसे कहोगे कैलकुलेशन करना वो कैलकुलेशन कर देगा, लेकिन वो फॉर्मूला नहीं जानता है। इस फॉर्मूला में आर किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, पाई का क्या वैल्यू होगा, ये कंप्यूटर नहीं जानता है। कंप्यूटर को हम लोग बताते हैं, वो इंस्ट्रक्शन के माध्यम से बताते हैं। तो आर जो है यहाँ रेडियस है और पाई का वैल्यू 22/7 होता है। ये कंप्यूटर को हमको बताना पड़ेगा, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात ये जो पाई का जो सिंबल हम लोग यूज करते हैं मैथ में, ये पाई का सिंबल जो है लिखने के क्रम में हो सकता है, एमएस वर्ड में पाई का एक स्पेशल कैरेक्टर आता है, उसमें मिल जाता है। लेकिन जब प्रोग्रामिंग हम लिखते हैं तो ये पाई सिंबल नहीं यूज करके हम जो है इसके लिए हम लोग पाई यूज कर देते हैं। ये अपने तरफ से हम लोग देते हैं पाई, मतलब पाई जो है हम यूज कर सकते हैं। ये पाई सिंबल प्रोग्रामिंग में नहीं यूज होता है। जो मैथमेटिक्स में हम लोग यूज करते हैं ये पाई सिंबल प्रोग्रामिंग में। तो हम ये जाने कि एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और उसी को निकालने के लिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन हमको देना है। अब सवाल है कि यहाँ आर का मतलब होता है रेडियस। रेडियस कुछ भी हो सकता है, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। मीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, फीट में हो सकता है, इंच में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमको कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शन देना है कि कोई भी रेडियस का वैल्यू हो, उसका जो है एरिया ऑफ सर्किल निकाल करके वो प्रोवाइड करते हैं। कोई भी, तो हम यहाँ जो है रेडियस को, कोई भी कंप्यूटर अगर निकाल, हम कहें कि एरिया ऑफ सर्किल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल रीड द वैल्यू ऑफ रेडियस। रेडियस का वैल्यू वो पढ़ेगा।
तो इसके लिए भी उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। उसके बाद पढ़ने के बाद उस वैल्यू को स्क्वायर करेगा और उसके बाद पाई का जो कांस्टेंट वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेगा। जो रिजल्ट आएगा उसको जो है वो डिस्प्ले करने का काम कर देगा। ये सब करेगा कैसे? तो हम उसके लिए इंस्ट्रक्शन उसको देंगे तो वो काम करेगा। तो इंस्ट्रक्शन देने के लिए कंप्यूटर के लैंग्वेज में हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्लानिंग अपनी कॉपी में कर लेते हैं और वो एल्गोरिथम के माध्यम से हम लोग प्लानिंग करते हैं और वो प्लानिंग कोई भी प्रोग्रामर देख करके वो कंप्यूटर लैंग्वेज में चेंज करके अपना प्रोग्रामिंग वो कर लेगा। तो हम पहले प्लानिंग करते हैं, एल्गोरिथम लिखते हैं फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ सर्किल। तो पहला इसमें हम लोग स्टेप लिखेंगे, पहला स्टेप हम लोग ये लिखेंगे कि हम पहला काम ये करेंगे स्टेप वन में पहला काम हम करेंगे रीड रेडियस मतलब आर हम ये समझ रहे हैं कि आर यूज्ड फॉर रेडियस और आर जो है एक वेरिएबल हो जाएगा जब हम प्रोग्राम यूज करेंगे तब। आर में रेडियस का वैल्यू स्टोर होगा, माना कि रेडियस का वैल्यू आर है, इस तरह से समझा जाए जो हम लोग मैथ बनाते हैं। तो ये आर है, रेडियस आर रीड कर लिया आर मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकता है 5.9, 9.7 जो भी वैल्यू हो इसका हो सकता है, फीट में हो, इंच में हो, मीटर में हो, ये हम जान रहे हैं। और जब भी उसका रिजल्ट निकलेगा तो जो फीट में लिया है तो फीट में देगा, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में देगा, इस तरह से देगा। अच्छा, रीड आर किए। उसके बाद स्टेप 2 में हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि हम ये जानते हैं कि 22/7 होता है रेडियस का, सॉरी पाई का जो कांस्टेंट वैल्यू। हालांकि एग्जैक्ट तो वैल्यू इसका निकला नहीं है, लेकिन हम ये एक जो डेसिमल के बाद 2-3 डिजिट लिख करके उसको बंद कर देते हैं। तो हम ये अगर हम कांस्टेंट भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ये जो है प्रोग्राम में एक कांस्टेंट वैल्यू भी यूज करते हैं और वेरिएबल भी वैल्यू यूज करते हैं। कांस्टेंट वैल्यू उसको कहते हैं जो कभी बदलता नहीं है, पूरे प्रोग्राम के दरमियान वो बदलेगा नहीं, और वेरिएबल कहेंगे कि वो कभी भी बदल सकता है। तो यहाँ आर एक वेरिएबल है कि इसका वैल्यू 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, बट द वैल्यू ऑफ पाई डज नॉट चेंज। वो पाई जो है वैल्यू नहीं चेंज होगा। तो हम ये कांस्टेंट वैल्यू यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं पाई इक्वल टू 3.142। एक एग्जाम्पल के तौर पर ये वैल्यू जो है हम प्रोवाइड कर दिए किसको, पाई को। अब जहाँ कहीं पाई का वैल्यू की जरूरत पड़ेगी हम पाई यूज कर सकते हैं, नहीं तो हमको ये वैल्यू हमेशा लिखना पड़ेगा। ये बेनिफिट हुआ कि हम ये वैल्यू हम पाई में डाल दिए और इस वैल्यू की जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी हम उसको पाई के रूप में यूज कर लेंगे। इस तरह से हुआ। अब स्टेप 3 में हम एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं सर्किल का। तो एरिया के लिए हम ये ले लेते हैं और यहाँ लिखते हैं पाई इंटू आर, मतलब ये स्टार जान लें कि मल्टीप्लाई की जगह पर कंप्यूटर में स्टार का यूज किया जाता है। मल्टीप्लाई नहीं यूज करते, जो हम सिंबल यूज करते हैं ऐसा मल्टीप्लाई का, तो प्रोग्रामिंग में इसके जगह पर स्टार यूज किया जाता है। और डिवीजन के लिए हम ये सिंबल जो मैथ में यूज करते हैं इसके लिए कंप्यूटर में स्लैश का यूज किया जाता है। हालांकि एल्गोरिथम में इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ये गुड हैबिट है कि ये जो है हम मल्टीप्लाई के लिए स्टार जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम में यूज होता है, और ये जो डिवीजन के लिए हम लोग स्लैश सिंबल का यूज करेंगे। ये कल भी हम लोग यूज किए थे नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में कि जो हम लोग डिवाइड किए थे तो स्लैश 5 किए थे उस समय। तो ये जो हो गया ये पाई इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर होना चाहिए, तो हम यहाँ इंटू आर कर दें, या इसके जगह पर कैप 2 भी लिख सकते हैं। ये भी जो है पावर के लिए यूज किया जाता है। आर इंटू आर लिखें, या यहाँ हम लोग ऐसे इसके जगह पर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं पाई इंटू आर कैप 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ कैप इज यूज फॉर पावर, तो ये आर स्क्वायर हो गया, और यहाँ पाई इंटू आर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और उसके बाद जो है
ये निकल गया। तो स्टेप 4 में हम ए को डिस्प्ले कर देंगे, मतलब प्रिंट ए कर देंगे, बस एरिया ऑफ सर्किल निकल गया। उसके बाद स्टेप 5 में हम लोग ये कर सकते हैं, एंड करेंगे, मतलब यहाँ फिजिकल एंडिंग ऑफ दी एल्गोरिथम हो गया। इस तरह से हम लोग एल्गोरिथम लिखने का काम करेंगे। ये और है, या तो ये लिखे नहीं तो ये लिखे, मतलब दोनों में से कोई एक ही यूज करेंगे, दोनों नहीं लिखना है। तो ये फाइनली या तो ए इक्वल टू ए मैंने एरो, और ये जो है पाई इंटू आर लिखे, या पाई इंटू आर कैप 2, मतलब कैप का यूज एक्सपोनेंशियल पावर के लिए किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग एरिया ऑफ सर्किल निकालने के लिए ये एल्गोरिथम लिखे। इस तरह से आप लोग भी एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सिलेंडर, ये जो है अपना एल्गोरिथम लिख सकते हैं। और उसको अगर दिक्कत हो तो कमेंट लाइन में उसको लिख करके हमसे ये इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये बात हो गई। अब हम लोग आगे बढ़े। ये तो हो गया सिंपल। जैसे हम लोग कोई प्रॉब्लम है तो जैसे जैसे प्रॉब्लम आता है माने उस सॉल्यूशन होगा, उसको स्टेप वाइज इन सीक्वेंशियल मैनर फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, स्टार्टिंग से कहाँ से शुरू करेंगे और एंड कहाँ करेंगे, ऐसे लिखते हैं। जैसे रेडियस पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम कांस्टेंट वैल्यू 3.1421, मतलब पाई की जगह पर 3.1421 भी लिख सकते हैं। तो ये जो है पाई में हम डाल दिए, उसके बाद एरिया निकाल दिए पाई इंटू आर, और उसके बाद एरिया को हम प्रिंट कर दिए, उसके बाद एंड हो गया। इसी तरह एल्गोरिथम लिखा जाता है। ठीक है, ये जो हो गई बात। अब हम लोग आगे बढ़े, वो है कि कंप्यूटर is not only for doing the calculation, computer can also perform the decision making job. डिसीजन मेकिंग जॉब भी वो कर सकता है। कैसे करेगा इसको हम लोग थोड़ा सा जान लें। पहला बात तो ये दिमाग में रखना चाहिए कि प्रोग्रामिंग के लिए हमेशा जब भी हम कंप्यूटर पे प्रोग्राम लिखते हैं तो ऑलवेज ये माइंड में रखना चाहिए कि लेस बर्डन अपने ऊपर लें और मोर बर्डन कंप्यूटर को दे दें। लेस बर्डन का मतलब क्या हुआ कि इंस्ट्रक्शन जितना छोटा से छोटा हो सके, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जितना से छोटा हम लिख सके, इट इज ए साइन ऑफ द गुड प्रोग्रामिंग। ये गुड प्रोग्रामिंग का साइन है कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितना छोटा हम कर सकते हैं और उसके अनुसार कंप्यूटर उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखा सके उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार। तो ये गुड प्रोग्रामिंग है। तो हम छोटे से छोटे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं, वो किस काम के लिए, एक बड़े से बड़े काम करने के लिए। अब है कि ये तो हो गया कि एरिया ऑफ सर्किल, रेडियस पढ़ा, उसके बाद जो है एरिया निकालने काम किया, उसके प्रिंट किया, सिंपल सी बात है। अब डिसीजन लेने का काम कैसे करता है और उस काम को हम कैसे यूज करेंगे कंप्यूटर का जो है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये थोड़ा सा हम लोग आज शुरू करें इसको। तो ये जो है हम एक एल्गोरिथम प्रॉब्लम ही लेते हैं और उसी में इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो ये जो है एल्गोरिथम फॉर प्रिंटिंग डिजिट, प्रिंटिंग डिजिट्स फ्रॉम 1 to 20। एक एग्जाम्पल देखो, जैसे हम लोग ये 1 to 100 जो हम लोग बच्चे में सीखते हैं कि 1 to 100 एक जो गिनती है, काउंटिंग है, उसको जो है कैसे किया जाता है। तो बच्चा रट जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 या 100 तक जाता है। अब सवाल ये उठता है, अगर मान लेते हैं कंप्यूटर को ये काम दिया जाए कि 1 से 20 के बीच में जितने डिजिट्स हैं उसको डिस्प्ले कराओ स्क्रीन पर, 1 से 20 के बीच में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से वो 20 तक जाएगा। अब सवाल है कि कंप्यूटर तो नहीं जानता है कि 1 से 20 के बीच में कौन कौन से डिजिट्स आते हैं, कंप्यूटर नहीं जानता है। ये अगर कोई समझ रहा है कि कंप्यूटर सब कुछ जानता है, तो ये कंप्यूटर कुछ नहीं जानता है। वो केवल इंस्ट्रक्शन के आधार पर ही काम करता है। हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं और तब उसके अनुसार 1 to 20 वो प्रिंट करके दे देगा। इंस्ट्रक्शन हम ही को देना होता है। इसलिए कहा जाता है प्रोग्रामर इज मोर इम्पोर्टेंट देन कंप्यूटर। कंप्यूटर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो प्रोग्रामर होता है, क्योंकि उसी के अनुसार
कंप्यूटर अपना काम करता है। और ये भी बड़ी की बात है कि कंप्यूटर सबसे पावरफुल मशीन है वर्ल्ड का, और उस पावरफुल मशीन को हम इंस्ट्रक्शन देने जा रहे हैं, तो ये भी एक एक्साइटमेंट होता है। ये एक्साइटमेंट बहुत बड़े अच्छा होता है, इसको हम भी फील किए हुए हैं। तो ये जो है प्रोग्रामिंग एक बहुत ही इंजॉयबल टास्क होता है, एक जॉब होता है जिसमें एक रम जाता है। जो प्रोग्रामिंग को अपना एडॉप्ट कर लेता है, प्रोग्रामिंग का ये जो है उसको मन लग जाता है, तो वही दुनिया उसकी सबसे अच्छी दुनिया लगती है। तो ये जो है प्रोग्रामिंग हम कैसे करेंगे, ये कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना हुआ कि कंप्यूटर एक ऐसा फास्ट मशीन है और उसको हम हैंडल कर रहे हैं, इसलिए जो है और हमारे अनुसार वो काम कर रहा है। एक बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री जॉब कहलाता है, मन होता है। जैसे अब देखा जाए इसको, जैसे ये जो है 1 to 20 कैसे वो प्रिंट करे, ये इंस्ट्रक्शन हमको देना है। अब ये कैसे इंस्ट्रक्शन इसको दिया जाए कि 1 से 20 तक वो प्रिंट कर दे। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई अगर गिनती भूल जाए, मतलब काउंटिंग अगर भूल जाए, तो उसको क्या करना चाहिए। अगर वो जैसे हम ही मान लेते हैं भूल गए कि 1 से 20 के बीच में कौन सा डिजिट आता है, ये भूल जाते हैं अगर, तो हमको क्या करना चाहिए। हम ऐड करना जानते हैं, ऐड करना जानते हैं। तो ये जो है शुरू होता है 1 से। तो अगर हम लोग ये एक मान लें कि जीरो से एक कोई हम एक वेरिएबल को मान लें कि ए का वैल्यू 0 है, तो ए में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसको हम डिस्प्ले कर दिए। उसके बाद फिर से जो वैल्यू अभी करेंट वैल्यू है उसी में फिर हम 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, उसको भी प्रिंट किए। उसी में हम 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, उसी में 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। मतलब ये सिलसिला एडिंग 1 का ये रिपीटेटिव चलेगा कब तक, जब तक कि 20 नहीं आ जाए। तो ये 2 काम हमको करना है, वो भी बार बार करना है। क्या कि जो करंट वैल्यू है उसमें हमको 1 जोड़ते जाना है और उसको डिस्प्ले करते जाना है। जो करंट वैल्यू है उसी में 1 जोड़ते जाना है, उसको डिस्प्ले करते जाना है। और ये दोनों काम हमको बार बार रिपीट करना है 20 टाइम्स तक। ये 20 टाइम्स तक रिपीट करना है। तो हम लोग जैसे कॉपी पर लिखेंगे तो 1, 0 से 1, उसका 1 जोड़ेंगे तो 2, 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 जोड़ेंगे तो 4, इस तरह से। लेकिन अगर हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने जा रहे हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4। तो जब हम ही लिख देंगे 20, अच्छा 20 टाइम तक तो ठीक है। अगर 100 टाइम कहा जाए तो प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4, इस तरह से 100 लाइन्स लिखना पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा बर्डन हम पर हो गया। कंप्यूटर का जो है तो जैसा प्रिंट करेंगे वही सब लिख देगा, डिस्प्ले कर देगा। हमको ये दिमाग लगाना है कि कम से कम इंस्ट्रक्शन में हमको जो है 20 जो है 1 से लेकर के 20 तक डिस्प्ले उसको करना है स्क्रीन पर। तो कैसे इसको लिखेंगे, इसको समझना है। ये जो है ये हम एक प्राइमरी नॉलेज दे रहे हैं एल्गोरिथम का। इसका लंबे लंबे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यही सब प्राइमरी प्रॉब्लम जो है वो काम आता है। तो ये कैसे करेंगे, हम यहाँ पहला काम क्या किए, स्टेप 1 किए। इसमें बाहर से डाटा को हमको नहीं लेना है। बाहर से का मतलब क्या हुआ कि प्रॉब्लम में ही एक डाटा छिपा हुआ है कि 1 से 20 है। 1 है हमारे पास स्टार्टिंग नंबर और 20 एंड नंबर है। तो हम रीड हम कब करते हैं, जब अननोन डिजिट होता है उसको पढ़ने का काम बाहर से करते हैं। जब नोन डिजिट है तो इनसाइड ही वैल्यू हम प्रोवाइड कर सकते हैं, इनसाइड ही। जैसे 1 से 20 नोन डिजिट है, हमको रीड करने की इसमें जरूरत, रीड करते हैं तभी ये मोस्टली लड़का ये गलती कर देता है कि रीड एल्वेज लगा। रीड एल्वेज की जरूरत नहीं है। रीड कब जरूरत पड़ेगी, जब हम आउटसाइड से कोई डेटा लेना चाहते हैं। हमें बताया था कि इनपुट स्टेटमेंट होना चाहिए, तो फ्रॉम आउटसाइड भी हो सकता है एंड फ्रॉम इनसाइड भी हो सकता है। तो इनसाइड भी हम लोग वैल्यू सप्लाई कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे इसको हम लोग को जानना चाहिए। तो पहला स्टेप 1 ये होगा कि एक हम वेरिएबल ले लें, जिसका शुरू में वैल्यू 0 रखेंगे। अब क्यों 0 रखेंगे, तो कोई वेरिएबल में अगर पहली बार हमको ऐड करना है तो दैट वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज्ड विथ 0।
अगर हमको पहली बार उसमें ऐड करना है कोई वैल्यू तो उसको इनिशियलाइजेशन 0 से किया जाना चाहिए। अगर पहली बार मल्टीप्लाई करना है तो उसका इनिशियलाइजेशन 1 से होना चाहिए। ये बात दिमाग में रख लेना चाहिए। अब हम लोग शुरू करते हैं, इसमें ऐड करना है, 1 1 ऐड करते जाना है, तो इट शुड बी इनिशियलाइज विथ 0। तो यहाँ हम लोग स्टेप 1 में एक वेरिएबल एक मान लेते हैं और उसका शुरू में वैल्यू क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, क्योंकि हमको शुरू में ही ऐड करना है। अब ये कैसे करेंगे देखिए, स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम ए जो करंट वैल्यू है इसमें हम 1 जोड़ देंगे। 1 जोड़ दिए, 1 जोड़ दिए, इसमें 1 जोड़ दिए, तो ये वैल्यू 0 प्लस 1 ये 1 हो गया और ये 1 ट्रांसफर किसमें हो गया, ए में ही हो गया। हम क्यों बार बार इसको कर रहे हैं, ए में ही 1 जोड़ रहे हैं, क्योंकि करंट वैल्यू में ही 1 जोड़ने से हमारा नेक्स्ट डिजिट काउंटिंग का आता है। तो ये जो है ए में 0 प्लस 1 1 हो गया। अब स्टेप 3 में हम ए को जो है वो डिस्प्ले करा देंगे, मतलब प्रिंट ए कर देंगे। इस तरह से हो गया। अब ये दोनों काम हम जैसा कि पहले बताए कि दोनों काम ये रिपीटेटिव वर्क है। तो ये जो है जोड़ना, करंट वैल्यू में 1 जोड़ना और उसको डिस्प्ले करना, इट विल रिपीटेड फॉर व्हाट टाइम्स, 20 टाइम्स। क्यों? क्योंकि 1 से 20 तक हमको प्रिंट ही करना है। तो ये जो है बार बार रिपीट होगा, लेकिन ये कब तक होगा, जब तक कि 20 ए का वैल्यू नहीं चला है तब तक ये रिपीट होता रहेगा। तो ये रिपीटिशन होगा इनफाइनाइट टाइम तक नहीं, बल्कि ए का वैल्यू जब तक 20 से लेस रहेगा तब तक ये काम करता रहेगा। अगर 20 के इक्विवेलेंट हो गया तब ये जो है वो बंद हो जाएगा, मतलब एंड हो जाएगा। यही काम हमको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है। तो कैसे इंस्ट्रक्शन देंगे, तो यहाँ जो है स्टेप 4 में लिखेंगे कि इफ ए इक्वल लेस देन 20, ए लेस देन 20, अगर ए का वैल्यू 20 से लेस हुआ, ए का वैल्यू 20 से लेस हुआ, उसके बाद देन क्या होगा, देन गो टू स्टेप 2। अब जो है अगर 20 से ए का वैल्यू 20 से लेस हुआ तो उसका जो वैल्यू है कहाँ चला जाएगा, वो ये अगर 20 से लेस हुआ तो स्टेप 2, मतलब स्टेप 2 में क्या है कि जो करंट वैल्यू है जैसे 1 हुआ तो ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2, यहाँ प्रिंट 2 कर देगा। फिर ये लेस हुआ ऊपर जाएगा, अब 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 प्रिंट कर देगा। ये सिलसिला चलता रहेगा। ये 19 हो गया, 19 प्रिंट किया, फिर अभी 20 से लेस ऊपर जाएगा तो 19 प्लस 1 20 हो जाएगा। अब 20 यहाँ डिस्प्ले कर देगा और उसके बाद यहाँ जब आएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। ट्रू होगा तभी देन के बाद जाएगा, अगर फॉल्स हुआ तो नीचे चला आएगा। देन के बाद ये यहाँ जो है कंडीशन चेक होगा ट्रू या फॉल्स। तो ये ट्रू है, अगर ए का वैल्यू 20 से लेस है तो ट्रू होगा, देन यहाँ आएगा। अगर ये फॉल्स होगा तो इधर नहीं जाएगा, नीचे चला आएगा। और स्टेप 5 में जो है अगर 20 के इक्विवेलेंट हो गया तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और यहाँ हम क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। ये जो है हम प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 2 20 टाइम तो लिखते, ये 2 ही स्टेटमेंट हमारा काम कर दिया और वो प्रिंट कर देगा 1 से लेकर के 20 तक। इस तरह से जो है ये 0 प्लस 1 1 प्रिंट किया, मतलब 1 प्रिंट किया। और उसके बाद जो है ए लेस देन 20, तो ये जो है देन गो टू स्टेप 2 और ये स्टेप 2 में चला गया और 1 प्लस 1 2 और उसके बाद 2 प्रिंट किया और ये जो है ये सिलसिला चलता रहेगा और ये 20 टाइम तक ही प्रिंट कर देगा। उसके बाद यहाँ एंड हो गया। इस तरह से जो है ये सिलसिला चलेगा, ये 20। अब यहाँ जो है ये क्या बेनिफिट मिला कि हम मात्र 4 स्टेटमेंट लिखे, 4 स्टेटमेंट इन जो हुआ 5 स्टेट, 4 स्टेटमेंट या 5 स्टेटमेंट लिखे और ये प्रिंट करेगा 1 से लेकर के 20 तक। यही 5 स्टेटमेंट 1 से 100 भी डिस्प्ले कर सकता है। कैसे? तो ये 20 की जगह पर अगर 100 लिखते हैं तो ये 1 to 100 प्रिंट कर देगा।
यही सिलसिला जो है वो चलेगा। इसी तरह इंस्ट्रक्शन दिया जाता है और इसी एल्गोरिथम को हम कंप्यूटर लैंग्वेज में चेंज करेंगे, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इस तरह से ये 1 से लेकर के 20 तक की डिस्प्ले कर दिया। अगर यही चीज जो है, अब यहाँ जो है अगर ये कहे कि ये 20 to 1 प्रिंट करो, मतलब रिवर्स ऑर्डर में भी ये उल्टी गिनती जो होती है रिवर्स ऑर्डर में भी होता है, तो 20 to 1 करना है तो यहाँ ए का वैल्यू हम क्या कर देंगे 21 कर देंगे और यहाँ ए इक्वल टू ए माइनस 1 कर देंगे, 20 हो जाएगा प्रिंट। यहाँ जो है वो ग्रेटर देन 1 जब तक रहेगा तब तक ये सिलसिला चलते रहेगा, ये माइनस होते जाएगा और ये डिस्प्ले कर देगा 20 to 1। इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। इसमें ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि राइट हैंड एल्गोरिथम प्रिंट द ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, ऑड नंबर्स 1 से बिटवीन द 1 to 20, मतलब 1 से 20 के बीच में अगर ऑड नंबर हमको डिस्प्ले करना है तो ये कैसे कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ये मैंने लिख सकते हैं 1 से 20, तो ये 1 से 20 ऑड करना है तो ऑड में 1 भी आता है और 19 तक जाएगा। तो ये 1 जो है अगर ये ऑड है इवन है तो ये 1 के बाद क्या आता है 3 के बाद क्या आता है 5, तो ये दो बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ a इक्वल टू ए प्लस 1 नहीं करके हम a इक्वल टू ए प्लस 2 कर देंगे और यहाँ 0 से लेकर 0 की जगह पर -1 कर देंगे तो -1 2 1 हो जाएगा, 1 प्रिंट करेगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। इसके बाद 1 + 2 3 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग यही एल्गोरिथम, यही जो प्रिंसिपल है उसके आधार पर हम बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे रिवर्स ऑर्डर करना हुआ या ऑड नंबर प्रिंट करना हुआ 1 से 20 के बीच में, या इवन नंबर 1 से 20 के बीच में करना हुआ तो इवन नंबर में क्या होगा 2 4 6, तो यहाँ 0 कर देंगे, यहाँ a + 2 कर देंगे तो ये जो है 0 + 2 प्रिंट करेगा। ये सिलसिला चलते रहेगा। इस तरह से यही एल्गोरिथम जो है वो सफिशिएंट है फॉर फाइंडिंग दी प्रिंटिंग दी ऑड नंबर, इवन नंबर और रिवर्स ऑर्डर नंबर। इस तरह से हम लोग ये काम कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़े, हम लोग एक और इसमें एक्सटेंशन कर दें कि अगर हमको ये जो हो गया एक टाइप का, हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिथम डिस्कस कर रहे हैं, इसी के आधार पर बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं। अब एक हम लोग लेके चलते हैं कि अगर कोई कहे कि 1 to 50 जो डिजिट होते हैं उसको ऐड करके डिस्प्ले करना है कंप्यूटर को, मतलब ऐड 1 to 50 कितना डिजिट जैसे ऐड करना हुआ, जैसे 1 2 3 3 3 6 6 + 4 10, इस तरह से ये सिलसिला 50 तक जोड़ना है और उसके बाद उसको प्रिंट कर देना है। 1 से 50 तक के नंबर को जोड़ करके और उसको प्रिंट करना है। कैसे इसको लिखेंगे? हालांकि यही एल्गोरिथम जो है इस पर भी काम करेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा। कैसे? तो ये पहले हम लोग ये इसी पर हम लोग आगे बढ़े तो फॉर फाइंडिंग sum of digits from 1 to 50 डिजिट्स के 1 से 50 के बीच में जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं 1 से लेकर के 50 तक जो डिजिट्स होते हैं उसको जोड़ना है। एक इसका फॉर्मूला भी होता है, n × n + 1/2 कर देते हैं तो ये जो है वो जोड़ आ जाता है। n क्या है? लास्ट डिजिट है और 1 से लेकर के लास्ट डिजिट तक जोड़ने का काम हम इसमें कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला हमको अप्लाई नहीं करना है। हम जो है सिंपल जैसे पेपर पर अगर हम 1 to 50 कोई कह दे कि जोड़ो तो क्या करना होगा, तो ये कॉपी पर वो लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। अब ये एग्जाम्पल बता रहे हैं कि 6 से तक जोड़ना है तो 1 2 3 4 5 6 पहले लिख लेते हैं सभी डिजिट्स और उसके बाद इसको जोड़ते हैं 1 2 3 3 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15 15 + 6 21 और यही 21 सम हो जाएगा फ्रॉम 1 to 6। यही सिलसिला हम लोग मैंने 50 तक भी ले जा सकते हैं।
तो ये हम सिंपल अभी तरीका बताया है कि अगर हमको जोड़ना होता, ऐड करना होता कॉपी पर, तो ये हम लोग कैसे जोड़ते, पेपर पर जोड़ते। तो पहले हम डिजिट्स लिख लेते 1 से लेकर के 50 तक, यहाँ हम 6 तक एग्जाम्पल दिए हैं, और उसके बाद इसको जोड़ने का काम करते। तो 1 + 2 3, 3 + 3 जो ऐड हो रहा है उसको नेक्स्ट डिजिट में जोड़ रहे हैं। जैसे ये 1 हुआ तो ये मान लेते हैं इसका वैल्यू शुरू में 0 है, तो 0 + 1 1 हो गया। और उसके बाद जो है नेक्स्ट इस 1 में नेक्स्ट डिजिट को जोड़ रहे हैं, तो 1 + 2 3 हो गया। उसके बाद इस सम में हम नेक्स्ट डिजिट को जोड़ रहे हैं, तो 3 + 3 6 हो गया। ये सम में हम नेक्स्ट डिजिट को जोड़ रहे हैं, तो 6 + 4 10 हो गया। 10 + 5 15 हो गया। 15 + 6 21 हो गया। यही लास्ट वाला डिजिट हमारा सम हो जाएगा। तो यही प्रिंसिपल हम कंप्यूटर को भी प्रोवाइड करेंगे, मतलब इसी तरह का कुछ इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को भी देंगे। तो ये तो पेपर पर हम लोग करते हैं, कंप्यूटर में एक ऐसे इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर ये भी नहीं जानता है कि 1 से 50 में कौन कौन डिजिट होंगे। तो पहला तो है कि नंबर जनरेट करना पड़ेगा, और नंबर जनरेट के साथ साथ हमको उसका सम भी करते जाना होगा। एक नंबर जनरेट हुआ जैसे, उसके बाद उसको सम में कर देंगे, और उसके बाद उसके जगह पर दूसरा नंबर आ जाएगा। जैसे यहाँ a = a + 1 हुआ, तो ये जो 0 + 1 1 हो गया। जब प्रिंट देखिए, जब यहाँ आएगा तो ये a का वैल्यू 1 + 1 2 हो जाएगा। अब a में और वैल्यू 2 होगा, 1 जो है वो खोजने से भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से नंबर एक वेरिएबल लेकर जनरेट करेंगे, और उसको दूसरे वेरिएबल में हम सम करके रखते चले जाएंगे। ये कैसे काम करेंगे, इसको जो है हम लोग एल्गोरिथम लिखते हैं। तो ये जो है अब हम सम कर रहे हैं 1 से लेकर के 50 तक। यही पॉलिसी इसमें हम लोग लेंगे, अप्लाई करेंगे। वन से लेकर 50। तो ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 1 पहला, इसमें 2 वेरिएबल लेंगे, 2 वेरिएबल मानेंगे। एक नंबर को जनरेट करने के लिए फ्रॉम 1 to 50, और दूसरा उस नंबर को जो जनरेट होगा उसको सम करते रहने के लिए, मतलब उसको सम करके जोड़ते जाने के लिए। तो ये क्या, इसमें 2 वेरिएबल लेंगे। एक लेंगे a जिसका नंबर जनरेट करने के लिए होगा वो 0 मान के चलते हैं, और एक लेंगे s जो सम करने के लिए होगा उसको भी 0 मान करके चलते हैं। ये एक थोड़ा सा अलग तरह का हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं एल्गोरिथम, ठीक है। अब जो है स्टेप 2 में क्या करेंगे, पहले नंबर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, नंबर चेंज करेंगे। तो यहाँ a = a + 1, मतलब 0 + 1 1 आ जाएगा, a का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब s का वैल्यू इसमें क्या करेंगे, इसको हम s में जोड़ देंगे। तो स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में s जो है s + a कर देंगे, मतलब s का वैल्यू 0 है, ये 1 है, तो 0 + 1 s का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो a का भी वैल्यू 1 हो गया, s का भी वैल्यू 1 हो गया। अब ये सिलसिला चलेगा कहाँ तक, 50 तक। ये a का वैल्यू कहाँ तक जाएगा, 50 तक जाना है, और हर एक डिजिट जो जनरेट होगा उसको सम में हमको ऐड करते जाना है। s = s + a क्यों किए कि a का जो करंट वैल्यू है, जो s का करंट वैल्यू है उसी में जुड़ेगा। s का वैल्यू 1 है तो 2 आया, तो 1 + 2 3 हो गया, तो यह 1 + 2 3 हो जाएगा। ये जो करंट वैल्यू s है उसी में नेक्स्ट वैल्यू a को हम जोड़ते जाएंगे, और हमको करंट वैल्यू सम का निकलते चला जाएगा। तो ये जो है स्टेप 4 में हम क्या लिखेंगे कि इफ a < 50, अगर a का वैल्यू 50 से लेस है तो देन और एल्स 2 इसमें यूज कर सकते हैं। इफ के साथ कोई भी कंडीशन होता है, जो टेस्ट होता है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो उसमें 2 ब्रांच निकलते हैं, या तो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा। तो ट्रू वाले केस में देन में जाएगा, और फॉल्स वाले केस में एल्स में जाता है। तो ये हम लोग दोनों यूज अभी कर रहे हैं। तो ये जो है देन, अगर 50 से लेस है तो देन गो टू कहाँ जाएगा, गो टू ये चला जाएगा स्टेप 2 में, स्टेप 2 में चला जाएगा, गो टू स्टेप 2। मतलब ये जो है अगर 0 + 1 1 हो गया, ये 0 + 1 1 हो गया, तो अभी भी 1 जो है वो 50 से लेस है, तो गो टू स्टेप 2 चला जाएगा। अब यहाँ 1 + 1 2 हो जाएगा, और ये जो है अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, s3
3 रखेगा, यहाँ फिर चेक करेगा, ये अभी 2 है, 50 से लेस है, देन गो टू स्टेप 2 जाएगा। अब जो है 2 + 1 3 हो जाएगा, यहाँ जो है वो 3 + 3 जो है वो 6 हो जाएगा। ये सिलसिला चलेगा। 50 जब हो जाएगा, 50 जब ऐड हो जाएगा तो ये इक्वल हो जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। जब फॉल्स हो जाएगा तो यहाँ हम एल्स लिख सकते हैं। एल्स अगर ये फॉल्स हुआ तो क्या करेंगे, प्रिंट एल्स प्रिंट एस, माने एस का मतलब क्या होगा, जो लास्ट में एस का वैल्यू होगा वही सम होगा। यहाँ तक हम लोग किए थे कि 6 जब लास्ट जोड़ दिया था 21 हुआ था, तो वही एस जब 50 लास्ट जब जुड़ जाएगा तो उस समय का एस का वैल्यू प्रिंट कर देगा। मतलब वी हैव एडेड डिजिट्स फ्रॉम 1 to 50, और इस तरह से कंप्यूटर जो है वो ये वैल्यू एस का वैल्यू जो भी होगा वो प्रिंट कर देगा। यहाँ भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सम इक्वल टू और यहाँ कॉमा एस करके भी हम लोग लिख सकते हैं। ये डबल इन्वर्टर कॉमा देगा, मतलब ये जो है हूबहू ये डिस्प्ले करेगा और एस का वैल्यू जो उस समय आएगा वही डिस्प्ले करेगा। तो ये जो है हो गया। अब स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, यहाँ एंड कर देंगे। मतलब स्टॉप भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं स्टॉप भी लिखा रहता है, कहीं कहीं एंड भी लिखा रहता है। इस तरह से एल्गोरिथम हुआ कि किसके लिए, फॉर एडिंग द डिजिट्स फ्रॉम 1 to 50। इस तरह से एडिंग, ये डिस्प्ले नहीं कर रहा 1 to 50 डिजिट को, बल्कि उसके सम को प्रिंट कर रहा है। तो ये जो है हम लोग लास्ट में सम किए, इसलिए क्योंकि लास्ट जो वैल्यू होगा एस का वही जो है वो फाइनल वैल्यू होगा फॉर एडिशन ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 1 to 50। यही जो है एल्गोरिथम हो गया। तो इस तरह से एक हम लोग एक नए तरीके से जाने कि कंप्यूटर कैन ऑल्सो टेक डिसीजन, और उसका बेनिफिट हम लोग इसमें ले रहे हैं कि 1 से 50 तक लिखते, उसके बाद जोड़ते, तब ये करते। ये जो है ऑटोमेटिक 4 डिजिट में 5 स्टेप में 1 से 50 को जोड़ दिया, हमारा काम हो गया। इस तरह से हम लोग और भी ये जो है ये इसमें एल्गोरिथम बना सकते हैं। एडिंग द डिजिट्स फ्रॉम ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, इवन नंबर फ्रॉम 1 to 200, जो भी है उसको लिख सकते हैं। इस तरह से ये कर सकते हैं। इसी का आधार पर एक जो है हम लोग ये जानेंगे, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक टेबल भी लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग इस अब जो एडिशन हो गया, अब है कि एक जो है अगर हमको ये चाहिए कि फैक्टोरियल वैल्यू कैसे निकाला जाता है, जिसको मल्टीप्लाई किया जाता है, इसको भी एल्गोरिथम के द्वारा कैसे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे फॉर फाइंडिंग द फैक्टोरियल वैल्यू, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।